Hello students, good morning and welcome to you in this channel। इसके पहले के कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको पोएट्री सेक्शन की चौथी कविता मीन्स फोर्थ पोएम एन इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसे थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है, उसके इंट्रोडक्शन तथा उसके फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा के बारे में मैंने चर्चा किया था। उम्मीद है कि आपको उससे कुछ सीखने को मिला होगा। इसी क्रम में हम इस वीडियो के अंतर्गत आज उसी पोएम के स्टेंजा नंबर 3 और फोर्थ स्टेंजा का सेंस, उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आपको बताया गया है कि इस पोएम में कवि जो है देहात के कब्रिस्तान में जो है दफनाए गए उन ग्रामीणों के बारे में लिखता है जो अपनी छोटी छोटी कब्रों में हमेशा के लिए सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। पहले स्टेंजा में कवि जो है कुछ ऐसे संकेत जो है लिखता है, ऐसे संकेत का वर्णन करता है जो यह सजेस्ट करता है कि संध्या का समय हो गया है। जैसे पशुओं का रंभाते हुए चलना, किसान का अपने कंधे पर हल लेकर के घर की तरफ वापस आना, गिरजाघर की घंटी का बजना, ये सारे संकेत जो है संध्या के समय का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट सम इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन करता है दैट हैपन ओनली इन द टाइम ऑफ इवनिंग। इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ दोज स्मॉल ग्रेव्स। दूसरे स्टेंजा में कवि उन छोटी छोटी कब्रों की स्थितियों, उनकी दशाओं का वर्णन करता है इन विच द पुअर अनएजुकेटेड forefathers ऑफ द विलेज आर lying buried forever। अब थर्ड स्टेंजा में आप देखिए, जिसमें 4 पंक्तियां 2 कॉपलेट के रूप में दी गई हैं। इसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि हेक्सामीटर और पेंटामीटर से बने हुए 2 कपलेट से मिला करके एक स्टेंजा को बनाया गया है, जिसका थर्ड स्टेंजा का फर्स्ट हेक्सामीटर की जो पंक्ति है उसमें लिखा गया द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। पेंटामीटर की पंक्ति है द स्वालो ट्वीटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed। कवि इस स्टेंजा में अर्थात पोएम के थर्ड स्टेंजा में पोएट कुछ साउंड का वर्णन करता है, जो साउंड जो है उन गरीब गंवार गांव के पूर्वजों के संकेत थे। उन्होंने इनको अपना संकेत बना रखा था टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्थात सुबह सुबह जगने के लिए। अर्थात इन्हीं में से जितने भी साउंड दिए गए हैं, इन ध्वनियों में से किसी न किसी एक ध्वनि को सुन करके वो सुबह जगा करते थे अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। जो साधारण लोग थे उनको उनके जो है जगने का जो व्यवस्था थी वह किसी छोटे साउंड को जो है सस्ते साउंड को या सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो जाने वाले साउंड को सुन करके ही वो सुबह सुबह जगा करते थे, क्योंकि उनके पास जो है कुछ और डिवाइसेस नहीं थे। तो अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, मतलब इसका सेंस जान लेते हैं कवि क्या कह रहा है। थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है
द ब्रीजी कॉल, ब्रीजी मीन्स शीतल। कॉल, कॉल का अर्थ तो पुकारना होता है, लेकिन यहाँ पर कॉल का अर्थ साउंड होगा। ऑफ इंसेंस, इंसेंस मीन्स सेंटेड, सेंटेड मीन्स सुगंधित। ब्रीदिंग, द ब्लोइंग ऑफ विंड, हवा का बहना। मॉर्न मीन्स सुबह का समय। अर्थात इसका अर्थ हम मिला करके जो है अगर निकालें तो इसका अर्थ यही निकलता है कि सुबह के समय चलने वाली शीतल और सुगंधित हवा की आवाज। सुबह के समय चलने वाली ठंडी सुगंधित हवा की आवाज, पहला साउंड हो गया। द स्वैलो ट्वीटरिंग, स्वैलो एक पक्षी को कहते हैं जिसे हम अबाबिल पक्षी के नाम से जानते हैं। ट्वीटरिंग मीन्स चर्पिंग, अर्थात चहचहाना। फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड, स्ट्रा मीन्स घास का तिनका, बिल्ट का मतलब बना हुआ, शेड का मतलब छाया, मतलब कि घास के तिनके से बने हुए घोंसलों से आने वाले अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज। तो दो प्रकार का साउंड अब तक आपने जो है देख लिया कि दो पंक्तियों में दो अलग अलग साउंड का डिस्क्रिप्शन जो है पोएट के द्वारा दिया गया है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह के समय चलने वाली ठंडी और सुगंधित हवा की आवाज। द स्वैलो ट्वीटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड, घास के तिनके से बने हुए घोंसलों से आने वाले अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज। अब थर्ड लाइन देखते हैं। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, कॉक मुर्गा, श्रिल मीन्स शार्प साउंड, तेज आवाज, क्लैरियन मतलब साउंड, श्रिल क्लैरियन मतलब मुर्गे की बाग देने की तेज आवाज, और अथवा द इकोइंग हॉर्न, इको बिगुल। ये इकोइंग हॉर्न अर्थात बिगुल की तेज ध्वनि, इको साउंड का मतलब गूंज, गूंजना, हॉर्न का मतलब बिगुल की, बिगुल है अर्थात बिगुल की तेज गूंज। अब यह बिगुल शब्द का प्रयोग जो है पोएट कहां से करता है, क्यों करता है? अक्सर इस साउंड को सुबह के समय हंटर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे हंटर्स जो होते हैं सुबह सुबह जब जगते हैं तो वे अपने साथी शिकारियों को जगाने के लिए या इकट्ठा करने के लिए वे हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न की जो है तेज आवाज पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिससे कि उनके साथी शिकारी उनके पास आकर के इकट्ठे हो जाएं। तो वही उसी साउंड को यहाँ पोएट लेता है। अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह ये तो अपने साथियों को जो है इकट्ठा करने के लिए बजाता है, लेकिन अगर इसी का समय फिक्स हो, जिस समय यह बजाया करता है उस समय रोज बजाता हो, तो गांव के अन्य लोगों को इसके इस आवाज से संकेत एक मिल जाता है कि जब जब बजा रहा होगा तब तब वही समय होगा, अर्थात इसके साउंड को सुन करके वो जग जाते होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो मुर्गे की तेज बाग को अर्थात उसकी तेज आवाज को सुन करके जगते होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो घास के तिनके से बने हुए घोंसलों से आने वाले अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज को सुन करके जगते होंगे। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो है सुबह के समय ठंडी और सुगंधित हवा को
महसूस करके, फील करके वे जगा करते होंगे। बट लेकिन आज की जो स्थिति है, जो इस समय की स्थिति है, वो ये है कि यदि इनके मन पसंद, माने जिनको उन्होंने अपने जगने का संकेत बना रखा था, वो सारा साउंड जो है अगर उनके सामने जो है उत्पन्न किया जाए तो इनमें से किसी भी साउंड का असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसमें से कोई भी किसी भी साउंड का प्रभाव जो है उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, जिससे कि वे उन बिस्तरों से जग सकें, उन कब्रों से उठ सकें जिन कब्रों में वे हमेशा के लिए दफनाए हुए हैं, अर्थात सोए हुए हैं। इसलिए लास्ट में यह इस स्टेंजा के लास्ट में पोएट लिखता है, नो मोर, कभी भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, shall rouse them from their lowly bed. Rouse means arise, उनको जगाना। them का मतलब उन लोगों को जो है उन कब्रों में दफनाए गए हैं। from their lowly bed, अपने एकाकी माने अकेले कब्रों से, जिस कब्र में अकेले भी सोए हुए हैं, उनसे उनको जो है कोई नहीं जगा पाएगा। माने किसी भी प्रकार का साउंड का उनके ऊपर इस समय असर नहीं पड़ेगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं, थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से इसको देखते हैं। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट सेज, तीसरे स्टेंजा में कवि कहता है कि द पुअर अनएजुकेटेड विलेजर्स आर forefathers who are lying buried now in these small graves cannot arise from their lonely bed, hearing their favorite sound, which were the symbol of getting up early in the morning. अतः सुबह सुबह जगने के जो उनके संकेत थे, उनके वे फेवरेट जो है साउंड प्रोड्यूस करने से भी ये अपने एकाकी बिस्तरों से जग नहीं पाएंगे। अब देखिए, अब इस स्टेंजा का प्रसंग, मतलब इसमें किस विषय को वह या किस विषय की चर्चा करता है, इसमें हम ये देख लेते हैं कि ये सारी पंक्तियां पोएट की उन स्मॉल अनएजुकेटेड पुअर विलेजर्स के प्रति सिंपैथी प्रकट करती हैं कि पोएट जो है इन जो है पंक्तियों के माध्यम से वह अपनी सिंपैथी को प्रकट करता है। एक बार फिर देख लीजिए, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह के समय चलने वाली ठंडी और सुगंधित हवाओं की आवाज। द स्वैलो ट्वीटरिंग फ्रॉम द स्टार बेल्ट शेड, घास के तिनकों से बने हुए घोंसलों से आने वाले अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की तेज बाग देने की आवाज। और द इकोइंग हॉर्न, या शिकारी के बिगुल की तेज ध्वनि। नो मोर शैल रॉज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, उन्हें उनके एकाकी बिस्तरे से कभी भी नहीं जगा पाएंगे। अब इसको इंग्लिश में कैसे जो है इसका सेंस देंगे, आप जो है इसको ट्रांसलेट करते जाइए, जो हिंदी में आपने पढ़ा उसी को ट्रांसलेट करते जाइए, वो इसका इंग्लिश सेंस हो ही जाएगा। The poet is standing all alone in the country churchyard, and here in these lines the poet expresses his deep sympathy for the forefathers of the village who lie buried in the small graves. He says that the cold scented air of
the morning time, the twittering sound of the swallow bird coming from the straw-built shed or nest, the sharp sound of the cock, or the echoing horn, or the echo sound, the horn echoing sound of the hunter. All these sound will not be able to arise them from the small graves in which the poor and uneducated villagers are lying buried. ये है इसका इंग्लिश सेंस. नाउ अब हम चौथे स्टेंजा पर, फोर्थ स्टेंजा पर चर्चा करेंगे. चौथा स्टेंजा व्यक्ति को जो है महत्वाकांक्षी लोगों के ऊपर लिखा गया है और यहाँ पर पोएट महत्वाकांक्षी लोगों को कुछ सुझाव देता है कि उन्हें जो है साधारण लोगों या इन गरीब गंवार पूर्वजों की खिल्ली कभी नहीं उड़ानी चाहिए, उनका उपहास कभी नहीं करना चाहिए. उसी का जो है इसमें डिस्क्रिप्शन देता है. इसमें भी हेक्सामीटर और पेंटामीटर, हेक्सामीटर और पेंटामीटर के 2 कॉपलेट दिए गए हैं. इसके सारे स्टेंजाज जो है इसी फॉर्म में लिखे गए हैं, जिसमें से पहला हेक्सामीटर, दूसरा जो है पेंटामीटर, फिर तीसरी पंक्ति जो है हेक्सामीटर और इसकी लास्ट पंक्ति मतलब चौथी पंक्ति जो है पेंटामीटर में है. तो यहाँ से यहाँ तक एक कॉपलेट बनाया गया है और एक कॉपलेट के फॉर्म में ये है, अर्थात 2 कॉपलेट मिलकर के एक स्टेंजा बन रहे हैं. अब फोर्थ स्टेंजा का भी सेंस थर्ड स्टेंजा की तरह से देख लिया जाए. लिखा गया है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, their homely joys and destiny obscure, nor gronder here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. First line, पहली पंक्ति. Let not ambition, ambition means, ambition का मतलब महत्वाकांक्षा होता है, लेकिन यहाँ महत्वाकांक्षा से इसका सेंस नहीं लिया गया है. यहाँ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए कहा गया है. तो महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मॉक, मॉक का मतलब होता है उपहास करना. देयर यूजफुल टॉयल, यूजफुल टॉयल मीन्स कठोर परिश्रम. टॉयल मीन्स लेबर, परिश्रम होता है, और यूजफुल का मतलब कठोर, हार्ड लेबर माने कठिन परिश्रम. अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को साधारण गरीब व्यक्तियों के कठिन परिश्रम, देयर होमली जॉयज, होमली घरेलू वस्तुएं, जॉयज का मतलब आनंद लेना, अर्थात घरेलू वस्तुओं में अथवा साधारण वस्तुएं, घरेलू वस्तुएं जो होती हैं वो साधारण वस्तुएं, साधारण वस्तुओं में उनके आनंद, एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, और उनके धुंधले भाग्य. डेस्टिनी मीन्स फॉर्चून, ऑब्स्क्योर मीन्स धुंधला. तो उनके धुंधले भाग्य को सुन करके या देख करके मॉक नहीं करना चाहिए, का मतलब उन्हें उपहास नहीं करना चाहिए. अर्थात फिर से इसका अर्थ मिला लें. कवि इस स्टेंजा में कहता है कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को गरीब और साधारण व्यक्तियों के कठिन परिश्रम, साधारण वस्तुओं में उनके आनंद और उनके धुंधले भाग्य पर हंसना नहीं चाहिए, का मतलब उसका उपहास नहीं करना चाहिए. नॉर ग्रांडर,
ग्रांडर का मतलब शानदार, शान होता है या शानदार होता है। यहाँ पर पोएट जो है इस वर्ड को केवल शानदार के रूप में नहीं, शानदार और शक्तिशाली पीपल के लिए, मतलब जो है शानदार और शक्तिशाली लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग करता है। नॉर अर्थात ये तो करना ही नहीं चाहिए, साथ ही साथ नॉर और नहीं शानदार और शक्तिशाली व्यक्तियों को हियर सुनना चाहिए विद अ डिस्डेनफुल स्माइल। डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेन का मतलब होता है हेट, और डिस्डेनफुल का मतलब हेटफुल, अर्थात घृणापूर्वक। स्माइल का मतलब मुस्कुराना। इसका सेंस अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, जब तक हम इस लाइन का सेंस नहीं लेंगे, इसमें जोड़ेंगे नहीं, तब तक जो है इसका सेंस पूरा नहीं होगा। तो नॉर ग्रांडर हेयर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, और नहीं शानदार तथा शक्तिशाली लोगों को जो है गरीब और गंवार लोगों की, द शॉर्ट का मतलब छोटे, एंड सिंपल साधारण, एनल्स जीवन इतिहास, ऑफ द पुअर गरीब, अर्थात गरीब लोगों के छोटे और साधारण जीवन इतिहास को सुनकर शक्तिशाली और शानदार लोगों को घृणा पूर्वक मुस्कुराना नहीं चाहिए। तो दिस इज अ सजेशन फॉर द एम्बिशियस पीपल। ये महत्वाकांक्षी लोगों के लिए जो है कवि का एक सुझाव है। पोएट जो है यहाँ सजेस्ट करता है कि उन लोगों को ही, हर एक व्यक्ति का अलग अलग महत्व होता है। एक मालिक है तो मालिक का कंप्लीमेंट जो है नौकर है, नौकर है तभी उसकी परिभाषा मालिक के रूप में बनी हुई है। उसी तरह से हमें अपने उसमें पढ़ा है ना, उस पोएम में क्या कहते हैं, द माउंटेन एंड द स्क्विरल में राल्फ वाल्डो इमर्सन ने क्या किया है, लिखा है कि टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, सभी वस्तुएं अच्छी हैं, सबको सोच समझ करके बनाया गया है, सबको सोच समझ करके उनको उनका जगह दिया गया है। इसीलिए हमें एक दूसरे को जो है नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है, फिर से एक बार इसका सेंस ले लेंगे, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। महत्वाकांक्षी लोगों को गरीब तथा गंवार गांव वालों की कठोर परिश्रम, उनकी साधारण वस्तुओं में आनंद और उनकी धुंधले भाग्य को जो है उपहास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अर्थात उनके धुंधले भाग का उपहास नहीं करना चाहिए। नॉर ग्रांडर हेयर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, अर्थात और नहीं इन बड़े और शक्तिशाली लोगों को गांव के गरीब तथा गंवार लोगों के छोटे और साधारण जीवन इतिहास के बारे में सुनकर घृणा पूर्वक मुस्कुराना नहीं चाहिए। तो ये है स्टैंजा 3 एंड स्टैंजा 4 का सेंस, और इसमें एक स्टैंजा और बच रहा है, लास्ट स्टैंजा, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो है इसका कंप्लीट जो है, इससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। इसीलिए दो स्टैंजा ही आपको मैं पढ़ा पा रहा हूं। आगे जो है 5th स्टैंजा आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।